सो गाइस, सबसे पहले टॉपिक में बात हो रही है लक्ष्मी विलास पैलेस के बारे में। तो लक्ष्मी विलास पैलेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहली तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये कहां पर स्थित है, कहां पर लोकेटेड है। तो वडोदरा, गुजरात में ये हमें देखने को मिलता है। लक्ष्मी विलास पैलेस आपको ध्यान में रखना है। इसको कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया था, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? गायकवाड़ परिवार के द्वारा, गायकवाड़ फैमिली के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जो कि एक प्रमुख मराठा परिवार हम लोग को देखने को मिलता है। उनके द्वारा इसका निर्माण जो है वो किया गया था। बड़ौदा स्टेट जो है, यानी कि बड़ौदा राज्य जो है, वहां पर इनका शासन था, राइट। गायकवाड़ फैमिली का, उनके द्वारा ये लक्ष्मी विलास पैलेस जो है वो बनाया गया था। और ये किसके द्वारा एक्चुअल में बनाया गया था? तो महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थ्री के द्वारा, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा 1890 में इसको बनवाया गया था। मेजर चार्ल्स मांट की अगर हम लोग बात करें तो ये इस पैलेस के, इस महल के प्रमुख वास्तुकार थे। मेन आर्किटेक्ट हम लोग को देखने को मिलते थे। मेन आर्किटेक्ट का जो क्रेडिट है, श्रेय जो है वो दिया गया था मेजर चार्ल्स मांट को, राइट। और ये किस स्टाइल के ऊपर बनाया हुआ है? लक्ष्मी विलास इंडो सैरेसेनिक रिवाइवल आर्किटेक्चर पर स्टाइल इसका हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये बस बेसिक से फैक्ट्स है इससे रिलेटेड, लक्ष्मी विलास पैलेस से रिलेटेड, जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करेंगे इंडिया टॉय फेयर 2021 के बारे में। इंडिया टॉय फेयर 2021 अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, इंडिया टॉय फेयर 2021 का। और ये नाम से ही समझ में आ रहा है, टॉय फेयर, टॉय यानी कि खिलौनों की बात हो रही है। तो हमारी कंट्री के अंदर टॉय मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के पर्पस के लिए, खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने के पर्पस के लिए ये फेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ बुलाया जा रहा है, जिसमें बायर्स भी इंक्लूडेड होंगे, सेलर्स भी इंक्लूडेड होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, टीचर्स भी होंगे, डिजाइनर्स भी होंगे। ये एक साथ मिलेंगे और मेन फोकस किस चीज पे किया जा रहा है? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, कि हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग हो, एक बड़ा डोमेस्टिक मार्केट हमारी कंट्री के अंदर टॉयज का बने, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है और इसमें मतलब एक टॉय इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के ऊपर मेनली फोकस किया गया है। और टॉयकैथॉन की अगर बात करें, अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए कि टॉयकैथॉन जो है वो क्या है, तो रिसेंटली टॉयकैथॉन को एस्टैब्लिश किया गया था। ये एक इनोवेटिव टॉयज या गेम्स का कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें मेनली फोकस किया जाता है कि हम लोग हमारी कंट्री पर अलग अलग प्रकार की गेम्स बनाएं और जो कि इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर, भारतीय सिविलाइजेशन के ऊपर आधारित जो है ये गेम्स हो, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, इंडियन कल्चर के ऊपर, माइथोलॉजी के ऊपर, एथॉस वगैरह के ऊपर, राइट। तो ये इस प्रकार की गेम्स जो है वो हम लोग डिजाइन करें, बनाएं, राइट। तो उसके ऊपर बेस्ड ये टॉयकैथॉन हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया, एक जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं महामृत्युंजय मंदिर के बारे में। क्वेश्चन बन सकता है कि महामृत्युंजय मंदिर जो है वो कहां पर लोकेटेड है। तो आपको ध्यान में रखना है, नौगांव, आसाम में ये लोकेटेड है महामृत्युंजय मंदिर। दुनिया का सबसे बड़ा 126 फीट का ये शिवलिंग हम लोग को यहां पर देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है वो कहां पर है, सबसे ऊंचा शिवलिंग, तो 126 फुट का ये शिवलिंग है और ये आसाम के अंदर नावगांव में है। और किस मंदिर में है? ये महामृत्युंजय मंदिर में। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है। और महामृत्युंजय मंत्र जो है, आप लोग सभी इस मंत्र से वाकिफ होंगे। इसको रुद्र मंत्र या फिर त्र्यंबकम मंत्र के नाम से जाना जाता है, राइट। और इसके बारे में ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है और इवन यजुर्वेद में भी इसका मेंशन है, इस प्रकार के मंत्र का, राइट। तो इसकी आप लोग को बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब पेपर 2 के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गाइस, अब बात करेंगे स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म है। पहले तो मैं आपको कोड के बारे में समझाता हूं। तो कोडिंग वगैरह के बारे में आपने सुना है, जैसे कि जो कंप्यूटर वगैरह की फील्ड से जो लोग बिलोंग करते होंगे, या फिर इन जनरल भी आपको पता होगा कि कोई भी एप्लीकेशन वगैरह को बनाने के लिए या फिर कोई भी वेबसाइट वगैरह को बनाने के लिए कोडिंग की आवश्यकता होती है। वेब डेवलपर या ऐप डेवलपर जो होते हैं वो कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं, कोडिंग करते हैं, उसके बाद फिर कोई एप्लीकेशन वगैरह वो बनाते हैं, है ना। तो ये जो स्मार्ट कोड है ये इसी कोडिंग से रिलेटेड है। वेबसाइट और एप्लीकेशन जो बनती है ना, तो उसके लिए कोडिंग की आवश्यकता होती है, तो उसी कोडिंग से रिलेटेड है ये स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म। तो जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। और किस मिनिस्ट्री का ये प्लेटफॉर्म है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ये प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है। इसमें स्मार्ट कोड जो है गाइज, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सभी इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स को जो है वो मदद करेगा कि वो ओपन सोर्स कोड की एक रिपोजिटरी जो है वो बना सकें।
राइट, ओपन सोर्स कोड की रिपोजिटरी यानी कि एक डेटा बैंक जो है वो बना सकें, एक भंडार जो है वो तैयार कर सकें ओपन सोर्स कोड का, राइट। तो ये चीज है। और यहां पर वेरियस सॉल्यूशन होंगे, एप्लीकेशंस होगी अर्बन गवर्नेंस की, यानी कि अर्बन एरिया को, शहरी एरिया को बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए वेरियस एप्लीकेशन के कोड्स होंगे। इन कोड्स का इस्तेमाल जो है वो अथॉरिटीज कर सकते हैं, राइट। यानी कि डिजिटल एप्लीकेशन के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट पर्पस के लिए उनको जो भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, अर्बन लोकल बॉडी जो भी चैलेंजेस फेस कर रही है, तो वो इस कोड का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन वगैरह अपनी तैयार कर सकती है। तो ये वाली चीज है सिंपल सी। और आपको बता दें गाइस, ओपन सोर्स कोड किस प्रकार के कोड होते हैं? ऐसे कोड होते हैं जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए किसी भी सब्सक्रिप्शन फीस या फिर लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, राइट। बिना किसी लाइसेंस के और बिना किसी सब्सक्रिप्शन फीस के इसका इस्तेमाल जो है वो सोर्स कोड का इस्तेमाल या फिर ओपन सोर्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। इसमें फायदा ये होगा कि इस जो अभी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कोड्स हैं, राइट, जिसके थ्रू वेरियस हम लोग को एप्लीकेशंस वगैरह, वेबसाइट वगैरह देखने को मिलती हैं एग्जिस्टिंग कोड से, तो जो एग्जिस्टिंग कोड जो है उसका इस्तेमाल और भी दूसरी जगह जो है वो किया जा सकेगा। जैसे कि कोई दूसरी अर्बन लोकल बॉडी है कहीं पर, राइट, दूसरी सिटी के अंदर, तो उनके पास वैसी सर्विस नहीं है, वैसी फैसिलिटी नहीं है जो कि हमारी कंट्री में कहीं और है। तो ये यहां पर क्या बताया जा रहा है कि सब लोग एक साथ इकट्ठा हो, एक साथ आए, ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिए जहां पर सभी अपनी जो कोड्स वगैरह जो है वो उसका एक डेटा बैंक तैयार करें, जिससे कि जब ये डेटा बैंक पूरे कोड्स का तैयार हो जाएगा तो इस कोड का इस्तेमाल जो है वो कोई भी अर्बन लोकल बॉडी जो है वो कर सकती है अपने यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, यानी कि डिजिटल सर्विसेज के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए या फिर बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो ये वाली चीज है इसके अंदर। और यही जो प्लेटफॉर्म है ये हम लोग को स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहा है, जिसको लॉन्च कर दिया गया। अब इस प्रकार के ओपन सोर्स डेटा जो है वो बनाए जाएंगे। अब गाइस डिस्कस करेंगे नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के बारे में, NAFLD के बारे में। इसको हम लोग समझते हैं, तो इसके नाम से ही हालांकि आपको समझ में आ जाना चाहिए, फैटी लीवर डिजीज की बात हो रही है। जब लीवर में फैट जम जाता है तो वो ये वाली डिजीज है, राइट, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है एक ऑपरेशनल गाइडलाइंस, जिस गाइडलाइन के तहत इंटीग्रेट किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, यानी कि एक साथ रखा जा रहा है NAFLD को, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज को, किसके साथ? NPCDCS के साथ, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक्स के साथ। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और NPCDCS जो है ये इंप्लीमेंट की गई है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर, जो कि लॉन्च की गई थी 2010 में। किस पर्पस के लिए? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के पर्पस के लिए किया गया था। NAFLD की बात करें गाइस, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज की हम लोग बात करें तो ये एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन है फैट का। मैंने जो स्टार्ट किया था इस टॉपिक को वो यही चीज आपको बताकर किया था कि जो फैट है वो कहां पर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि कहां पर जमा हो जाता है, तो वो लीवर में जमा हो जाता है। तो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होता है फैट का लीवर में। और कब होता है ये? जब सेकेंडरी कॉजेज जो होते हैं फैटी लीवर के, जैसे कि हार्मफुल अल्कोहल यूज, यानी कि ज्यादा अल्कोहल का उपयोग किया जा रहा है, राइट, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि ज्यादा पिया मत किया करो, लीवर सड़ जाएगा, है ना। तो ये गाना भी है, चल मेरे भाई चल मेरे भाई, वो वाला गाना है ना, उसमें बोलता है भाई ने बोला शराब नहीं पीना, लीवर सड़ जाएगा मेरे भाई। तो ऐसा कुछ है ना गाना। तो वही वाला है कि आप सभी लोग जानते हैं कि वो लीवर जो है वो सड़ जाता है। तो किस चीज से? अल्कोहल के उपयोग से। बट जब अल्कोहल का उपयोग नहीं किया जा रहा है, यानी कि नॉन एल्कोहलिक, जब अल्कोहल का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो भी लीवर सड़ रहा है, लीवर में फैट जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी कि जमा हो रहा है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है वो हम लोग को NAFL की देखने को मिलती है, राइट। ये वाली डिजीज होती है NAFL की हमें नजर आती है। और ये एक गंभीर चिंता का विषय, सीरियस हेल्थ कंसर्न ये हमें देखने को मिलता है, राइट। और क्योंकि इसके कारण और भी काफी सारी जो दूसरी बीमारियां जो है वो जन्म ले लेती है, काफी सारी एबनॉर्मलिटीज हम लोग को देखने को मिलती है। लीवर सही तरीके से काम नहीं करता। स्टार्टिंग में ये सिंपल नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के तौर पर हमें देखने को मिलता है, यानी कि सिंपल फैटी लीवर डिजीज होती है, राइट। फिर बाद में जाकर ये और एडवांस शेप ले लेती है, नॉन एल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस ये हमें देखने को मिलती है, या फिर सरहोसिस हम लोग को ये देखने को मिलती है, या फिर इवन लीवर कैंसर तक हो जाता है इसके कारण, राइट। और अगर हम लोग बात करें इसकी स्टेटोहेपेटाइटिस की, तो स्टेटोहेपेटाइटिस का पता कैसे लगाया जाता है? जब लीवर में सूजन आ जाती है, राइट, जब लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, और उस समय लीवर के अंदर फैट जमा होने लगता है। और जब ये काफी तेजी से जमा होने लगता है तो उस चीज को क्या कहा जाता है? उस चीज को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है?
स्टीयर टॉर्टिस से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और अगर हम लोग बात करें सिरोसिस की, तो सिरोसिस में भी हम लोग को ये भी एक काफी कॉम्प्लिकेटेड लिवर डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। इसमें क्या होता है, लिवर सेल्स जो होते हैं उसका लॉस होने लगता है और इतनी बुरी स्थिति होती है कि वो इरिवर्सिबल हो जाती है, यानी कि ठीक होने के उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं। तो इतनी बुरी स्थिति जो है वो हो जाती है। और इसकी बात करें नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की बात करें, तो ये एक इंडिपेंडेंट प्रिडिक्टर की तरह ये हमें देखने को मिलता है, यानी कि आने वाले समय में कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि जिस भी इंसान के लीवर में फैट जमा हो रहा है और इनिशियल स्टेज में अगर उसको पता लग गया तो वो प्रिपेयर हो जाए कि उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, यानी कि हार्ट अटैक वगैरह उसको आ सकता है। टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है और भी दूसरे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जैसे कि हाइपरटेंशन, पेट में दर्द होना, ओबिसिटी हो जाना, राइट। और भी तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स जो हैं उसको हो सकती हैं, राइट। तो ये वाली चीज़ है। और इसका रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि बहुत मृत्यु दर इसमें काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि जिन भी लोग को ये डिजीज होती है, परेशानी होती है, तो उसमें डेथ भी भारी मात्रा में लोगों की होती है। और पिछले 2 दशकों में बताया जा रहा है कि पूरे दुनिया भर में इसका बर्डन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जस्ट डबल हो गया है। अगर 1990 की बात करें तो 40 लाख केसेस हम लोग को देखने को मिलते थे और 2017 की बात करें तो यहाँ पर ये केसेस बढ़कर 94 लाख से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और इसमें काफ़ी इशू भी और हम लोग को ये देखने को मिलते हैं कि मोटापा हो जाता है, इंडिविजुअल जो है वो डायबिटिक हो जाता है, यानी कि उसको डायबिटीज़ वगैरह हो जाती है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ ने सजेस्ट किया है कि NAFLD, ये जो फैटी लीवर डिजीज जो है, ये अराउंड 9% से लेकर 32% तक इंडिया के अंदर जनरल पॉपुलेशन में देखने को मिलती है, राइट। और उनमें ओवरवेट हो जाता है, ओबिसिटी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, या प्री डायबिटीज लोगों में हमें देखने को मिलती है इसके कारण से। तो ये सब चीज़ें इस प्रकार से पता लगती है। और इसके इलाज की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा कोई इलाज नहीं है जिससे कि ये बीमारी ठीक हो सके, राइट। और इसमें सिर्फ यही किया जा सकता है कि इसको रिड्यूस किया जा सकता है कि लोग अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, जिम वगैरह जाएं, वेट रिड्यूस करें, राइट। तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। अगर ऐसा किया जाएगा तो मृत्यु जो है वो बचाई जा सकती है, यानी कि लोगों को मरने से बचाया जा सकता है या फिर उनको मेजर डिसेबिलिटी होने से बचाया जा सकता है। तो ये चीज़ हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। और सरकार ने क्या कदम उठाए इसके लिए, इस प्रकार की बीमारी के लिए, तो सरकार ने काफ़ी कदम जो है वो उठाए हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें बिहेवियर चेंज के बारे में, सरकार ने समय समय पर एडवर्टीजमेंट किया, अलग अलग कैंपेन्स देखने को अक्सर हम लोग को मिलते रहते हैं, जैसे कि ईट राइट इंडिया करके कैंपेन है, फिट इंडिया मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, राइट। तो इसके थ्रू फोकस किया जाता है, सरकार कदम उठाती है कि लोग बाग जो है वो अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करें जिससे कि इस प्रकार की बीमारियों में ना फंसे, राइट। स्क्रीनिंग को प्रमोट किया जाता है, जैसे कि कैंसर का जल्दी से जल्दी पता लगा लिया जाए, डायग्नोस हो जाए उसका अर्ली स्टेज में, डायबिटीज़ का डायग्नोस हो जाए, हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस हो जाए। तो ये आयुष्मान भारत स्कीम के थ्रू हम लोग को ये भी देखने को मिला कि स्क्रीनिंग वगैरह को प्रमोट किया गया, यानी कि लोगों को जांच जो है वो मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब अर्ली स्टेज में ही उनको डायग्नोस हो जाए, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। अब डिस्कस करेंगे डच इंडियन वाटर अलायंस फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव के बारे में, दिवाली इनिशिएटिव के बारे में। डच इंडियन वाटर अलायंस फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव, तो ये स्टैब्लिश हुई है इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच में रिसेंटली। ऑब्जेक्टिव क्या है, सोल्यूशन लेकर आना है, वाटर रिलेटेड जो चैलेंजेस जो होते हैं, पानी से संबंधित जो चुनौतियां होती हैं उसका समाधान खोजना है। दोनों कंट्रीज की तरफ से एक्सपर्ट जो है वो शामिल होंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि क्या तौर तरीके जो है वो निकाले जाएं कि जिसके थ्रू जो भी पानी से जुड़ी जो इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो रिजॉल्व किया जा सके इंडिया के अंदर, राइट। और स्केलेबल, सस्टेनेबल और अफोर्डेबल सोल्यूशन को इंपॉर्टेंस और प्राथमिकता जो है वो दी जाएगी। और बात करें गाइस डच कंसोर्टिया का एक टाइटल हम लोग को देखने को मिलता है, वाटर फॉर चेंज, इंटीग्रेटिव एंड फिट फॉर पर्पस वाटर सेंसिटिव डिजाइन फ्रेमवर्क फॉर फास्ट ग्रोइंग लिवेबल सिटीज। और IIT रूरकी ये लीड कर रही है और भी दूसरे कंसोर्टिया मेंबर्स हैं जो कि इस पूरे इनिशिएटिव को लीड कर रहे हैं, जिसके थ्रू पानी से जुड़ी जितनी भी समस्या है, जितने भी चैलेंजेस वगैरह हैं, उनको रिजॉल्व करने के ऊपर काम किया जा रहा है। इसमें मैनेट भोपाल है, CEPT यूनिवर्सिटी अहमदाबाद है, IIT गांधीनगर है, CWRDM कैलिकट हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये सब जुड़े हुए हैं और पानी से जुड़ी समस्या को रिजॉल्व करने के लिए वेरियस सोल्यूशन लाने पर काम कर रहे हैं। और ये जो इनिशिएटिव है ये डच और या फिर इंडिया और नीदरलैंड्स का हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट।
अब बात करते हैं इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज के बारे में। और गाइज मुझे ऐसा शायद जहां तक याद है कि ये वाला जो टॉपिक है हमने कवर किया हुआ था, बट हल्का फुल्का याद है इसलिए मैंने दोबारा से ये टॉपिक ले लिया। अगर मैंने कवर करा दिया है तो आपका ये रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं करा है तो बहुत अच्छी बात है कि ये टॉपिक अपन कवर करेंगे। मुझे थोड़ा भी अगर लगता है ना कि यार ये कवर कराया कि नहीं कराया, तो थोड़ा भी अगर 1% या आधा % भी लगता है तो भी मैं फिर उसको दोबारा से ले लेता हूँ, राइट। और अगर लगता है कवर करा दिया तो थोड़ा ढूंढ लेता हूँ किस दिन कवर कराया, जैसे कि आपको बता सकूं। तो देखो IUDX ये लॉन्च हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। IUDX जो डेवलप किया गया है ये स्मार्ट सिटी मिशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की पार्टनरशिप के तहत इसको डेवलप किया गया है। IUDX किस चीज का काम करेगा गाइस, तो ये डेटा प्रोवाइडर्स का काम करेगा और डेटा यूजर्स और डेटा प्रोवाइडर्स के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर रिक्वेस्ट एक्सेस किया जा सके जो सिटी से रिलेटेड डेटा को, अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड डेटा को और अर्बन सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड डेटा को एक्सेस किया जा सके। और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जो सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू ये किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि सिक्योर रहे ये प्लेटफॉर्म और ऑथेंटिक एक्सचेंज जो है वो हो सके डेटा का वेरियस प्लेटफॉर्म्स में। तो इसकी यहां पर बात की जा रही है। तो देखो आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं ये IUDX है क्या और इसका काम क्या होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज ये है कि ये क्या करेंगे, जैसे कि अलग अलग जो सिटीज वगैरह जो होती हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह पर रखी जाएगी। इसका नाम क्या है, इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज। तो जो सिटीज वगैरह जो है, शहर वगैरह जो है, उनका जो डेटा होगा अलग अलग तरीके का डेटा, राइट, कि उस वहां पर एयर पॉल्यूशन कैसा है, वहां पर पावर का सप्लाई किस प्रकार का है, तो उसकी भी एनालिसिस पूरी होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, राइट। वाटर क्वालिटी कैसी है, तो ये पूरे तमाम डेटा, तो इस डेटा को जो है वो रखा जाएगा, राइट, एक स्टोरेज पे। और इस स्टोरेज का इस्तेमाल जो है वो अथॉरिटीज कर सकती हैं, क्योंकि देखो अथॉरिटीज का काम क्या होता है, अथॉरिटीज का काम होता है कि वेरियस, जैसे कि कल को आप IAS ऑफिसर बनोगे तो आपका काम क्या होगा, वेरियस पॉलिसीज वगैरह बनाना। बट आप पॉलिसीज किसके ऊपर बना सकते हो, जब आपके पास प्रॉपर डेटा होगा तो, है ना। तो ये वाली बात ही की जा रही है कि इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, जो कि लॉन्च किया गया है। और इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज IUDX जो है इसका काम यही है कि अथॉरिटीज को ऑथेंटिक और मतलब इंफॉर्मेशन आसानी से शेयर करवा देना अथॉरिटीज के पास तक। इवन हमारी कंट्री की अलग अलग सिटीज में भी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की जा सकती है, जिससे कि अलग अलग सिटीज भी इन डेटा का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि दूसरी डेटा का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए भी वेरियस जो है वो इनिशिएटिव लेकर आ सकें, राइट। कि जैसे कि किसी सिटी के अंदर कोई इशू है तो उनके ऑफिशियल्स ने उस इशू को रिजॉल्व कर दिया, उनके DM ने उस इशू को रिजॉल्व कर दिया, तो क्या इशू था और किस प्रकार से रिजॉल्व हुआ है, तो उसका पूरा डेटा इसके अंदर शामिल होगा, मेंशन होगा, राइट। और ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर ही हम लोग को ये चीज देखने को मिल रही है, राइट, कि जिससे कि इसको निकाला जा सकता है। बट हाँ, इसकी सिक्योरिटी भी रखना बहुत जरूरी है, कुछ ऐसे कॉन्फिडेंशियल डेटा होंगे वो इसमें निकाले नहीं जा सकते, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। अब बात करेंगे इंटीग्रेटेड बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में, जिसका भी रिसेंटली उद्घाटन हुआ है। तो इसको समझते हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट, इसका उद्घाटन हुआ है नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल, जो हम लोग को गुवाहाटी असम में देखने को मिलती है, तो वहां पर इसका उद्घाटन हुआ है, राइट। इस प्लांट का जो मिनिस्ट्री है, ये डोनर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डोनर मिनिस्ट्री हम लोग को देखने को मिल रही है। इसमें बताया जा रहा है कि वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेग्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पर। अब देखिए, आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, ये भी मैं आपको समझाऊंगा वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेग्नेशन टेक्निक जो है वो क्या है। बट उससे पहले कि ये बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट, एक नाम से तो आपको समझ आ रहा है कि बैम्बू जो होते हैं, बम्बू देखा है ना, बम्बू की लकड़ी हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसको ट्रीट करने का प्लांट है ये। तो क्यों ट्रीट किया जा रहा है बैम्बू को, क्या जरूरत है बैम्बू को ट्रीट करने की, तो ये क्योंकि वाई वाली अप्रोच जो है वो UPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और फैक्चुअल वाली अप्रोच PSC के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, बट UPSC पूछती है वाई, क्यों भाई, क्यों लगाया गया यहां पर ये प्लांट, राइट, क्या जरूरत है। तो बैम्बूज वगैरह जो होते हैं गाइज, अगर उनको ट्रीट नहीं किया जाए, क्योंकि बैम्बू में काफी सारे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, मॉइस्चर वगैरह इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो ऑब्वियस ही बात है कि 3-4 साल में बैम्बू अपना स्ट्रक्चर ये अपना चेंज कर लेगा और खराब हो जाएगा। और आप जानते हैं कि काफी सारी जगहों पर बैम्बू का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में बैम्बू का उपयोग किया जाता है कि नहीं, राइट। जैसे कि काफी सारे मटेरियल जो है वो बैम्बू की लकड़ी से तैयार किए जाते हैं, और लकड़ी अगर सड़ जाएगी 3-4 सालों में तो फिर खराब हो गया, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बचा, है ना। तो ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है, इसका काम क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेग्नेशन टेक्निक, यानी कि वैक्यूम में उसको डालकर पूरी तरह से मॉइस्चर वगैरह हटा दिया जाता है और जितनी भी इंप्योरिटीज होती है उससे रिलीज हो जाती है। तो इस टेक्निक का उपयोग जो है वो इस प्लांट में
किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है ये वाली। और इसको फंड किया जा रहा है नेशनल बैम्बू मिशन के तहत और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के तहत। और ये जो इनिशिएटिव है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि बैम्बू इंडस्ट्री जो है वो हमारी कंट्री के अंदर है, हमें सेल्फ रिलायंट बनाना है, हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है बांस उद्योग में, बैम्बू के उद्योग में, बैम्बू इंडस्ट्री में। और ये इंडस्ट्री के थ्रू लोगों को जॉब्स मिलेगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। और यूनियन टेरिटरी जो जम्मू एंड कश्मीर की है वो सेटअप कर रही है 3 बैम्बू क्लस्टर्स को इसी कोलैबोरेशन के थ्रू, राइट। और इस क्लस्टर के अंदर अगरबत्ती, बास्केट, चारकोल जो है वो प्रोड्यूस किए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे। और होम ग्रोन बैम्बू जो है, राइट, यानी कि एक एरिया पर, प्राइवेट एरिया पर जो बैम्बू किसी ने उगाए हैं, राइट, तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है 100 साल पुराने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से, राइट। घर में उगने वाले जो बांस होते हैं उनको 100 साल पुराने भारतीय वन अधिनियम के दायरे से बाहर रख दिया गया है, जिससे कि प्राइवेट लैंड पर अगर बैम्बू वगैरह को काटा जाएगा, राइट, तो फिर उनके खिलाफ जो भी कटाई कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी जो उगाकर फिर कमर्शियल पर्सपेक्टिव से काट रहे हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है। और कोविड-19 पैंडेमिक के समय पर इंपोर्ट ड्यूटीज अगरबत्ती पर जो है दूसरी कंट्री से जो हम लोग बुलवाते हैं अगरबत्ती को, तो उसमें 35% की वृद्धि जो है वो देखने को मिली है। और इस मतलब यानी कि इस इंडस्ट्री से फायदा क्या होगा कि हमारी कंट्री के अंदर ही हम लोग जो है वो अगरबत्ती वगैरह बनाएंगे, इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिसमें बैम्बू की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जब प्रोडक्ट बनाएंगे, एक तो हमारी कंट्री सेल्फ रिलायंट हो जाएगी, आत्मनिर्भर हो जाएगी, दूसरा इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो नहीं लगेगी, मतलब कि प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। तीसरी बात, जब मास प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे डोमेस्टिक उपयोग के लिए भी करेंगे और साथ ही साथ इसको फिर हम लोग एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे, तो हम लोग इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन जाएंगे, राइट। लोगों को जॉब्स वगैरह भी मिलेगी। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई जा रही है, राइट। तो ये इंपोर्ट को डिस्करेज करेगा, राइट, जो बैम्बू से जो अगरबत्ती बनती है उनके इंपोर्ट को डिस्करेज करेगा और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इनकरेज करेगा। वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई। तो ये थी इस पूरी बात। और ये पेपर 2 का लास्ट टॉपिक था। अब हम पेपर 3 के टॉपिक को अब कवर करेंगे। तो पेपर 3 का टॉपिक जो है गाइस वो लीड से रिलेटेड है। तो लीड के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स मैं आपको पहले बताता हूं, विकिपीडिया के पेज से ये बेसिक फैक्ट आपको बता रहा हूं, और फिर उसके बाद लीड का टॉपिक हमें न्यूज में क्यों देखने को मिला था तो इस पर चर्चा करेंगे। तो ये एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल पीबी के नाम से जाना जाता है। प्लम्बम इसको लैटिन में कहा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 82 होता है। ये एक हैवी मेटल है और काफी सारे जो कॉमन मटेरियल्स होते हैं उसमें ये डेंसर हम लोग को, यानी डेंस मेटल हम लोग को ये देखने को मिलता है। ये सॉफ्ट और मेलिएबल है, यानी कि शीट्स में इसको बनाया जा सकता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी लो हम लोग को देखने को मिलता है। इसको जब कट किया जाता है तो लेड जो होता है वो सिल्वर टाइप का हम लोग को देखने को मिलता है और इसमें हल्का सा ब्लूइश टाइप का भी हम लोग को नजर आता है, राइट। और बताया जा रहा है कि डल ग्रे की तरफ भी जो है वो चला जाता है, और अगर वो हवा में आ जाता है तो यानी कि हवा के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये डल ग्रे टाइप का इसका कलर हम लोग को देखने को मिलता है। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होता है ये किसी भी स्टेबल एलिमेंट का, सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर लेड का है। और 3 इसके जो आइसोटोप्स हैं उसका जो एंड पॉइंट है वो मेजर न्यूक्लियर डीके चेन जो है वो तैयार करता है, राइट। जो हैवियर एलिमेंट्स की जो मेजर न्यूक्लियर डीके चेन जो हम लोग को देखने को मिलती है। और लेड जो है गाइज आपको बता दें कि लेड के बारे में पता लगा था लेट 19th सेंचुरी में कि लेड जो है वो जहरीला है। इसको रिकॉग्नाइज किया गया था लेड की टॉक्सिसिटी को। इवन लेड जो है इसमें इस प्रकार की मतलब चीजें होती हैं जिसके कारण से नर्वस सिस्टम एक इंडिविजुअल का डैमेज हो सकता है और उसको वेरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ब्रेन भी उसका सामने वाले व्यक्ति का डैमेज हो सकता है। तो लेड के बारे में ये जो मैंने आपको जानकारी दी वो इसलिए दी क्योंकि एक नया लेड फ्री मटेरियल डिस्कवर हुआ है, एक नए लेड फ्री मटेरियल की खोज हुई है। इसी पर ही चर्चा करते हैं। साइंटिस्ट जो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने एक नए लेड फ्री मटेरियल की खोज करी है। इसको नाम दिया है कैडमियम डोप्ड सिल्वर एंटीमनी टेल्यूराइड। और अब एफिशिएंटली इसकी मदद से वेस्ट हीट को पावर में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। यानी कि जो हमारा जो घर में छोटे मोटे जो उपकरण होते हैं, डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स होती हैं और इवन ऑटोमोबाइल्स तक को पावर प्रोवाइड कराने के लिए जो है वो इसको वेस्ट हीट को जो है वो इसकी मदद से कन्वर्ट किया जा सकता है, लेड फ्री मटेरियल की मदद से कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये मोस्ट एफिशिएंट थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल है जो कि अभी तक बना है, राइट। और बताया जा रहा है कि ये एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो हम लोग को लेड देखने को मिलता है।
तो उसके मास मार्केट में उसके उपयोग को रिस्ट्रिक्ट करने में ये मदद करेगा। यानी कि जो ये लेड फ्री मटेरियल जो मिला है, ये जो एक्चुअल जो लेड है उसको रिप्लेस करने का काम करेगा, क्योंकि ये जो मटेरियल है इसमें लेड की ही पूरी प्रॉपर्टी है। और मैंने आपको लेड के बारे में इसलिए पहले स्टार्टिंग में बता दिया क्योंकि लेड जब आप पढ़ो तो आपको क्लियरली होना चाहिए कि 19th सेंचुरी में इस चीज की खोज हुई थी कि इसमें यानी कि इसके कांटेक्ट में जब ह्यूमंस रहते हैं तब उनको वेरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, राइट। तो ये वाली चीज है। और ये जो पूरा काम किया गया है, बताया जा रहा है कि उसको स्वर्ण जयंती फेलोशिप का सपोर्ट हासिल है। अब थोड़ी सी बात स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम के बारे में भी करते हैं। ये लॉन्च की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया की 50th इंडिपेंडेंस के समय पर 50वीं स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया था। ये स्पेशल असिस्टेंस और सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। जो सिलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, यंग साइंटिस्ट वगैरह के सिलेक्टेड मेंबर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। और ये जो साइंटिस्ट होते हैं इनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि ये बेसिक रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं इस फलाना एरिया में साइंस और टेक्नोलॉजी की, तो इसलिए उनको शामिल कर लिया जाता है। और उनको जब शामिल किया जाता है तो उनको हर महीने 25,000 रुपये जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और सैलरी इसकी जो निकाली जाती है वो पेरेंट इंस्टीट्यूट और रिसर्च ग्रांट जो 5 लाख रुपए पर एनएम का जो हम लोग को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से देखने को मिलता है 5 सालों के पीरियड के लिए, तो उस फंड से निकालकर इनको 25,000 रुपये पर मंथ जो भी प्रोजेक्ट्स में इसके काम करते हैं, स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम के तहत जो भी प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं साइंस एंड टेक के जो स्टूडेंट्स वगैरह, तो उनको 25,000 पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के थ्रू, राइट। तो ये वाली चीज़ है जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें बताया जा रहा है कि आरबीआई ने एनुअल रिपोर्ट जारी करी है ओम्बड्समैन स्कीम्स की। तो ओम्बड्समैन क्या होता है गाइस? तो ओम्बड्समैन लोकपाल हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि मैं खुद पर्सनली गया हूं आरबीआई के ओम्बड्समैन के पास, तो आरबीआई का ओम्बड्समैन या फिर इन जनरल ओम्बड्समैन का नाम आप जब भी सुनो आपको समझ में ये सिर्फ सिंपल एक चीज आनी चाहिए कि ये ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है एक प्रकार का, राइट, जहां पर आप शिकायत दर्ज करते हो और आपकी शिकायत जो है वो रिजॉल्व होती है, राइट। तो एनुअल रिपोर्ट ओम्बड्समैन स्कीम की 2019-2020 की रिसेंटली आरबीआई के द्वारा रिलीज की गई है। आरबीआई के 3 ओम्बड्समैन हम लोग को देखने को मिलते हैं, बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग ओम्बड्समैन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ओम्बड्समैन और डिजिटल ट्रांजैक्शंस ओम्बड्समैन। और कॉमन मैन जो है जैसे कि मैं हूं, आप हैं, आप आने वाले समय में तो ऑफिसर हो जाएंगे तो कॉमन मैन की कैटेगरी में रहेंगे नहीं, बट अभी आप भी कॉमन मैन हैं, तो मैं और आप जो हैं, तो हम लोग जो है वो अप्रोच कर सकते हैं अगर हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, हमें अगर अपनी शिकायत वगैरह दर्ज करानी है, राइट, तो ओम्बड्समैन पर जाकर शिकायत जो है वो दर्ज कराई जा सकती है। आम आदमी अपनी शिकायतों के लिए इन लोकपालों से संपर्क कर सकता है। और स्कीम जो है इसको मर्ज किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है एक सिंगल स्कीम में, और ये जून 2021 से हमें देखने को मिलने वाली है। और इसमें बताया जा रहा है कि अराउंड 65% कंप्लेन जो है वो उसमें इंक्रीज हुई है इनके आने के कारण, यानी कि लोग बाग की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको सुनाया जा रहा है, लोग अपनी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर रख पा रहे हैं ओम्बड्समैन के पास। मैंने खुद एक बार बैंक से रिलेटेड एक इशू था, फ्रॉड हुआ था, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने जाकर ओम्बड्समैन को प्रोवाइड कराई थी। अभी भी हालांकि उसका केस तो चल ही रहा है, और 92% जो है वो रिजॉल्व हो जाती हैं, यानी कि इसमें 92% केसेस जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं, राइट। मेरा मामला भी मेरा मामला एक्चुअल में ओम्बड्समैन ने देखा नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने सिविल कोर्ट में ऑलरेडी जो है वो केस लगा दिया था, सिविल कोर्ट में भी और क्रिमिनल कोर्ट में भी। तो ओम्बड्समैन ने रिप्लाई किया कि आपका मामला जो है वो ऑलरेडी अदालत में चल रहा है, तो हम लोग इस केस को नहीं ले पाएंगे, राइट। तो ये वाली चीज़ है, तो इसके बारे में भी आपको एक इस प्रकार से भी आइडिया होना चाहिए कि अगर किसी का मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा होता है तो ओम्बड्समैन उस मामले को जो है वो देखती नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि दो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी हो जाएंगे, क्या मतलब, क्योंकि एक ही बॉडी अगर पूरे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम करे तो बेटर है, राइट। अब बात करेंगे जेबी इक्का कमिटी के बारे में। जेबी इक्का कमिटी, क्वेश्चन आ सकता है कि ये समिति जो है वो किससे रिलेटेड है, तो इस चीज को ध्यान से सुनना। ये 1 मैन कमिटी है, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर जेबी इक्का के अंडर हम लोग को देखने को मिल रही है, बनाई गई है कि आसाम के अंदर मौजूद जो स्मॉल टी वर्कर्स हैं, यानी कि छोटे जो टी वर्कर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनकी इनकम कम होती है, तो वाले टी वर्कर्स जो होते हैं, राइट, तो उनकी वेजेस से रिलेटेड ये कमिटी बनाई गई है, यानी कि उनको कितनी सैलरी वगैरह मिलनी चाहिए, कितना वेतन उनको मिलना चाहिए, उससे रिलेटेड ये कमिटी जो है वो बनाई गई है। और असम सरकार ने अनाउंस किया है कि वेजेस जो होंगे टी गार्डन वर्कर्स के, जो वर्कर्स टी गार्डन में काम करते हैं, उनका जो वेतन होगा, उनकी जो वेज होगी वो 167 रुपीज पर डे से बढ़ाकर इन्होंने 217 रुपीज पर डे जो है वो कर दी है, तो इसकी अनाउंसमेंट भी करी है, राइट। इसके अलावा टी गार्डन मैनेजमेंट को पे करना होगा वेजेस जो कि सरकार के द्वारा फिक्स किया जाएगा, उससे कम
ये टी गार्डन मैनेजमेंट जो है वो वेजेस पे नहीं करेंगे। और टी ट्राइब कम्युनिटी जो आसाम की है वो भी एक्सप्लॉइटेशन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, पुअर हेल्थ कंडीशन, लो लिटरेसी रेट उनमें हमें देखने को मिल रहा है, ये सब इश्यूज उनमें हमें देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली उनका उद्धार करने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के पर्पस के लिए ये कमिटी लाई गई कि आसाम के स्मॉल टी वर्कर जो हैं उनकी वेजेस उनको अच्छी मिले, राइट, एक डिसेंट वेज उनको मिले जिससे कि वो अपने लाइवलीहुड को, अपने गुजारा जो है वो अच्छी तरीके से कर सकें, राइट। तो इसको लेकर ये कमेटी, तो जेबी इक्का कमेटी आसाम के स्मॉल टी गार्डन वर्कर्स के वेजेस से एसोसिएटेड है, ये चीज आप ध्यान में रखना। और यूनियन बजट 2020 और 21 में 1000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो अनाउंस किया गया था, और ये 1000 करोड़ रुपए आसाम और वेस्ट बंगाल में जो टी वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए जो है ये बजट जो है वो रखा गया था। अब बात करते हैं देवस्थल टेलीस्कोप अज्यूम ग्लोबल इंपॉर्टेंस के बारे में। देवस्थल टेलीस्कोप जो है इसको ग्लोबल इंपॉर्टेंस जो है वो मिल गया है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो है वो सेटअप किया गया है देवस्थल में, राइट, और इसको ग्लोबल इंपॉर्टेंस मिल गया है, राइट, क्योंकि इसने इंपॉर्टेंट कॉस्मिक एक्सप्लोसिव इवेंट यानी कि जो कॉस्मिक लाइट्स वगैरह जो होती हैं, जो जिसका एक्सप्लोजन हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको ऐसे इवेंट को इसने रिकॉर्ड किया है, जैसे कि गामा रे बर्स्ट और सुपरनोवा जैसे इवेंट जो होते हैं, तो उसको इसने जो है वो मतलब पता किया है, यानी कि उसको आइडेंटिफाई कर लिया इस टेलीस्कोप ने। तो इसको देखते हुए इसको ग्लोबल इंपॉर्टेंस का दर्जा जो है वो मिला है। देवस्थल जो है गाइस एक माउंटेन पीक हम लोग को देखने को मिलती है उत्तराखंड में, पॉइंट टू बी नोटेड। देवस्थल कहां है अगर क्वेश्चन आ जाए तो उत्तराखंड में एक पर्वत शिखर है, एक माउंटेन पीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड क्लास 3.6 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। एशिया का सबसे बड़ा पूरी तरह से स्टीरेबल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है ये, और ये टेलीस्कोप जो है वो 3.6 मीटर का है, आपको ध्यान में रखना है टेलीस्कोप, राइट। और इसको सेटअप किसके द्वारा किया गया है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के द्वारा, एरीज के द्वारा, जो कि एक ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जिसको सपोर्ट बेल्जियन गवर्नमेंट का हमें देखने को मिला है 2016 में, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, ध्यान में रखना है आपको ये सब चीजें। इसके अलावा ये मदद करता है जो फ्यूचर ऑप्टिकल फैसिलिटीज जो होंगी 30 मीटर टेलीस्कोप की, तो उसमें भी ये मददकारी बताया जा रहा है, राइट। तो ये चीज है। अब बात करते हैं एक स्पीसीज के बारे में, ब्लैक ब्रोड बैबलर, जो एक स्पीसीज है, एक चिड़िया की प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती है। ये रीडिस्कवर हुई है, राइट, 170 साल के बाद ये दोबारा से जो है वो मिली है, इसकी खोज हुई है। कहां पर खोज हुई है? बोर्नियो, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड में हम लोग को क्या क्या, कौन सी सी देखने को मिलती है, तो उसका भी, जैसे कि जावा सी हो गया, जैसे कि बंदा सी हो गया, तिमोर सी हो गया, राइट। तो ये सब चीजें आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए, आपको इन आइलैंड्स के हल्के फुल्के नाम जो है वो थोड़े पता होने चाहिए, राइट। तो यहां पर इंडोनेशिया में बताया जा रहा है कि ये चिड़िया की प्रजाति 170 साल के बाद दोबारा से पाई गई यहां पर, राइट। पहले माना जा रहा था कि ये विलुप्त हो चुकी है, राइट, यानी कि एक्सटेंट हो चुकी है, अब मिलेगी नहीं है, और ये अभी फिर से प्रजाति पाई गई। और बर्ड जो है इसे बिगेस्ट एनिग्मा, एक सबसे बड़ा रहस्य जो है वो इस पक्षी को कहा जाता है इंडोनेशियन ऑर्निथोलॉजी में। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर ऑर्निथोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो लिखकर बताएंगे, ऑर्निथोलॉजी की एक्चुअल में डेफिनेशन है क्या, राइट। अब बात करेंगे ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के बारे में। तो ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का सेकंड एडिशन, दूसरा संस्करण इसका हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर और वैश्विक समुदाय के लिए, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए, राइट, ये जो इंडिया की बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर जो है उसकी ताकत और उसके अवसरों का प्रदर्शन करना, बताना ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि पूरे दुनिया भर को बताना कि हमारे यहां पर जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है वो किस प्रकार से काम कर रहा है और कितनी उसमें उसकी क्षमता है, राइट। इसको को ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल बिराक और इन्वेस्ट इंडिया की पार्टनरशिप के साथ इसको को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। इसकी टैगलाइन रखी गई है बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी, राइट। और इसके अलावा 50 से ज्यादा कंट्रीज के इसमें रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए हैं। स्विट्जरलैंड जो है वो पार्टनर कंट्री के तौर पर है इसकी, और कर्नाटका इसकी, यानी कि इस इनिशिएटिव की
स्टेट पार्टनर के तौर पर हमें देखने को मिल रही है। पहला एडिशन जिसका हुआ था 2019 में न्यू दिल्ली में, अब दूसरा एडिशन इसका हम लोग को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल रहा है। राइट, तो ये बेसिक से फैक्ट्स हैं, इसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। और देखिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बायोटेक्नोलॉजी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपके लिए आज का एक टास्क है, आपको बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड नोट्स अपने तैयार करने, नोट्स बनाने हैं। कोरोना वायरस के समय पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आए थे, आई थिंक मई से लेकर जून जुलाई के पीरियड में, तो उस समय बायो टेक्नोलॉजी के बारे में भी मैंने डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है। बट मैं चाहूंगा कि आप स्टैटिक पोर्शन में से बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अच्छा सा एक नोट जो है वो अपना तैयार करके रखें कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसके क्या उपयोग हैं, करंट में बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या क्या चीजें हुई हैं, यानी कि सिटीजन्स को किस तरीके से बेनिफिट मिला है। तो इस प्रकार का आज आपका एक टास्क है, एक ऐसा आंसर आप तैयार करेंगे बायोटेक्नोलॉजी से के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीजें किया करो, जो भी मैं आपको बताता हूं ना वो किया करो, क्योंकि वो सब चीजें आप करोगे तब आपको देखना, अभी आपको लगेगा कि यार बहुत मेहनत करवा रहे हैं सर, बट मैं आपको गारंटी देता हूं यही मेहनत आपका सिलेक्शन करवाएगी। तो बिल्कुल करो, जैसा मैं बताते जा रहा हूं वैसा वैसा करते चलो। अब बताया जा रहा है कि एलपीजी जो है, जो हमारे घर में जो लाल कलर का सिलेंडर जो आता है ना एलपीजी का, तो बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है एलपीजी का, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। तो इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इनलैंड वाटरवेज के थ्रू। राइट, हमारी कंट्री में बहुत सारी रिवर्स वगैरह है, तो उनके माध्यम से इसको जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह तक, एलपीजी को। अब इनका ट्रांसपोर्टेशन इनलैंड वाटरवेज के थ्रू होगा। इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साइन किया है एक एमओएल ओशियाना के साथ, ओशियाना प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके थ्रू एलपीजी जो है वो नेशनल वाटरवेज 1 और 2 में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब नेशनल वाटरवे 1 और 2 कहां से कहां तक है, किस किस पर्टिकुलर स्टेट को कनेक्ट करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर आप इसका आंसर लिखकर बताएंगे। तो अपने पास पेन और पेपर लेकर बैठा करो, जब भी मेरा ये लेक्चर आप सुनते हो तो जो भी चीज मैं पूछता रहता हूं उसको अभी लिख लिया करो, और उसके बाद फिर बाद में इकट्ठा नीचे कमेंट बॉक्स पर इन सब चीजों का आंसर दिया करो। और जब आप सर्च करेंगे नेशनल वाटरवे 1 या 2 के बारे में, और अगर आपको ऑलरेडी पता होगा तो आपने जो दीवार में बड़ा सा वर्ल्ड का मैप लगाया तो उसमें आप लोकेट करते हो चलो नेशनल वाटरवे 1 और 2 को, क्योंकि ये सब ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है, फैक्चुअल टॉपिक्स होते हैं। राइट, और किस मिनिस्ट्री के तहत ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत। एमओएल ग्रुप जो है गाइस ये इन्वेस्ट करेगी कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू। और ये जो प्रोजेक्ट है ये किस चीज को रिड्यूस करेगा, कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करेगा। राइट, और ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है उसको कम करेगा। जैसे कि एलपीजी है, एलपीजी अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर एलपीजी जो है वो उसको ट्रक में भर के लाया जा रहा है, ठीक है, एलपीजी को ट्रक में भर के लाया जा रहा है, तो मान लेता हूं मैं कि 5 ट्रक बराबर एक जहाज हम लोग को देखने को मिलेगा, है कि नहीं। 5 ट्रक में जितना सामान आएगा उतना मैं मान लेता हूं मोटे मोटे तौर पर कि एक जहाज में आ जाएगा, पानी के जहाज में। राइट, अब 5 ट्रक चलेंगे तो वो निकालेंगे धुआं। राइट, और इनका मूवमेंट भी काफी स्लो होगा एज कंपेयर टू अगर वाटरवेज की बात करें। वैसे तो ऑब्वियस बात, आप बोलोगे कि सर वाटरवेज तो सबसे स्लोएस्ट होता है, आप कैसी वाली बात कर रहे हो, बट मैं स्लोएस्ट की इन द सेंस डेस्टिनेशन तक पहुंचने की बात कर रहा हूं। राइट, कि ट्रक वगैरह को वेरियस बैरियर से होकर गुजरना होगा, कई जगह पर तो रोड्स वगैरह की भी फैसिलिटी नहीं होती, बहुत दिक्कतें आती हैं, कई जगह पर तो ट्रक को बहुत देर देर तक खड़ा होना पड़ता है, ट्रैफिक जैम और ये वो फलाना। बट वाटरवेज के थ्रू आसानी से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचा जा सकता है। राइट, जैसे कि मान के चलो कि एक एरिया है, एक ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है। राइट, जैसे कि मान लेता हूं एक नदी है, नदी के उस पार ट्रक को लेकर जाना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि पूरी नदी से कहीं से घूम के या फिर उसको अगर कहीं पर ब्रिज मिलेगा तब वो जा पाएगा, वरना उसको पूरा घूमना पड़ेगा। बाकी अगर वाटरवेज के थ्रू जाना है तो फटाक से जाया जा सकता है। राइट, तो ज्यादा वो नहीं होगा, यानी कि टाइम वगैरह भी बचेगा। और दूसरी बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ट्रक जब चलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करेंगे। राइट, 5 ट्रक चलेंगे तो, और एक जहाज चलेगा तो उतना एमिशन नहीं करेगा एज कंपेयर टू जो 5 ट्रक चलते हैं। राइट, उसके कंपैरिजन में। तो ये वाली चीज है, तो ये सब फायदे हैं इसके कि ये कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने में मदद करेगा, और ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बच जाएगी, क्योंकि तेल कितना महंगा, डीजल कितना महंगा हो गया है। राइट, आसमान छू रहे हैं तेल के प्राइसेस। तो अब जब तेल के प्राइसेस अगर महंगे होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो महंगी होगी कि नहीं होगी। ये पूरी जो चीजें होती है, पूरी जो कॉस्ट वगैरह होती है, वो वैल्यू एडिशन होता है कि नहीं होता। आपने पढ़ा ये सब चीजों के बारे में, इकोनॉमिक्स में बेसिक सी चीज है। राइट, तो पेट्रोल का ही कॉस्ट, डीजल का ही कॉस्ट, तेल का ही, फ्यूल का ही कॉस्ट अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड हो जाएगा, तो उसमें ओवरऑल जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी महंगा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि फाइनल प्रोडक्ट भी सस्ता हो जाएगा। राइट, इस चीज से। और ये उज्ज्वला स्कीम जो है हमारी,
उसमें योगदान देगी ये वाला इनिशिएटिव इस प्रकार का कि इनलैंड वाटरवेज के थ्रू एलपीजी को जो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? तो करेंटली 60% एलपीजी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रोड के थ्रू होता है, रोड के थ्रू, ठीक है, रेल की बात नहीं हो रही, रोड के थ्रू 60% एलपीजी का ट्रांसपोर्टेशन, राइट। और इसमें बहुत सारी इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते, कभी रोड खराब है, राइट, रोड ब्लॉकेज है, या कभी हमने देखा कि स्ट्राइक वगैरह कर दी इन लोगों ने, ड्राइवर्स वगैरह ने, तो भी बहुत टाइम जो है वो लग जाता है, राइट। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो वहां पर स्पेशली रोडवेज और रेलवेज की सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है, राइट, अच्छी कंडीशन नहीं है, राइट। तो उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, डिले वगैरह हो जाते हैं। तो ऐसी समस्या को जो है वो ओवरटेक किया जा सकता है अगर हम लोग इनलैंड वाटरवेज का उपयोग करेंगे तो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और ये पेपर 2 का टॉपिक रिपीट हो गया जो अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये था अपना लास्ट टॉपिक गाइस, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा। एक नोटिफिकेशन बेल आइकन होगा तो वहां पर जरूर हिट करना, उसमें ऑल नोटिफिकेशन कर देना, तो हर एक नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिल जाएगी। और शेयर जरूर कर दिया करोगा इस लेक्चर को। और होमवर्क जो है आपका एक और, जो अभी लेक्चर के दौरान मैंने जितने टास्क दिए आपको वो तो आपको करना ही करना है, और उज्ज्वला स्कीम के बारे में भी आप लोग को पढ़ना है, इस योजना के बारे में आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी टॉपिक कवर करा चुका हूं काफी डिटेल में वो भी, राइट। और पीडीएफ पेड पैकेज के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो लेक्चर के स्टार्टिंग पे या फिर अभी थोड़ी देर में आपके सामने जो है वो एक स्लाइड आ जाएगी। अगर आप यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं तो स्लाइड आ जाएगी आपके सामने। और अगर आप यूट्यूब पे नहीं देख रहे हैं, दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, तो आप 9713282838 ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर ध्यान रहे, कॉल नहीं करना है, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। पीडीएफ पेड पैकेज के बारे में कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे हासिल कर सकते हैं। पीडीएफ पेड पैकेज की फीस मात्र 100 रुपीज पर मंथ की है। सिर्फ इतनी फीस में आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है पूरे महीने तक। आपको हैंड आउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं रिवीजन के लिए, डेली रिवीजन के लिए। आपको वीकली रिवीजन के लिए वीकली कंपाइलेशन की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में, राइट। और इसमें कुछ ऑफर्स वगैरह भी हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ऑफर्स भी ले सकते हैं। जिनको ऑफर्स के बारे में नहीं पता आप मुझे कांटेक्ट करके ऑफर्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।